सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग पॉलिटी का अगला चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्लियामेंट चैप्टर, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आप अगर 5 रखना चाहते हैं तो कोर्ट को भी रख सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से भी जो सबसे टॉप पे मैं रखूंगा दैट वुड बी फंडामेंटल राइट, और साथ ही साथ मैं फंडामेंटल ड्यूटी को भी रख सकता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी की खासियत ये है कि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे। अभी तक तो आ रहे थे SSC में, अब आगे आएंगे नहीं आएंगे वो तो खैर देखते हैं कैसा क्या है। ठीक है, अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखते हैं कैसा क्या है, लेकिन इससे तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कोई भी वेंडर हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पे रहेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स जानते हैं मौलिक अधिकार के। पार्ट नंबर 3 में कंटेंट है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक्चुअल में कुछ राइट्स थे, कुछ अधिकार थे जो यूके के लोगों को दिए गए थे वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, जो अमीर लोग थे जो टैक्स भरते थे। ओके, बट हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बोरो नहीं किया है। तो कहाँ से बोरो किया? फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड वेरी लिमिटेड, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा है, अभी वो देखेंगे क्या है। आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दिस सैक्रोसैंक्ट इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, परमानेंट नहीं है, चेंज हो सकता है, कोई फंडामेंटल राइट डिलीट भी हो सकता है, तो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। इसको लेके भी काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंदा भारती केस, जो 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। मतलब इसमें तो नहीं, आई थिंक DPSP वाले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है जहाँ पे भी जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल दिख दिया, जस्टिसेबल मतलब वाद योग्य, यानी कि आपको कोर्ट में जाएंगे तो इसके अगेंस्ट में आपको जस्टिस मिलेगा। दैट मीन्स आपको अधिकार मिलेगा। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिमांड योर फंडामेंटल राइट्स। नाउ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, 7 मौलिक अधिकार थे मूलतः। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स सीक टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, दे सीक टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। 7 थे, 6 हैं। कौन गया? राइट टू प्रॉपर्टी गया, संपत्ति का अधिकार गया। पहले आर्टिकल नंबर 31 में कंटेंट था और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज F में कंटेंट था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में कंटेंट था, जो कि अभी डिलीट किया जा चुका है बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 44वां संविधान संशोधन था, उसे हटाया जा चुका है इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, और अभी ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 300A अनुच्छेद 300 का, कंटेंट इन दी पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे तो देन प्राइम मोरारजी देसाई। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, अब यहाँ से एक्चुअली हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, जो ज़रूरी है जानना। फंडामेंटल राइट तो 14 से स्टार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 12 में क्या है फिर? डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। हम जब मौलिक अधिकार वाला चैप्टर ये पढ़ते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे कई जगह में ये वर्ड देखने को मिलता है, स्टेट। तो स्टेट का मतलब वहाँ है क्या, वो पहले बताया गया आर्टिकल नंबर 12 में शुरुआत में ही। तो स्टेट का मतलब ऐसा वो नहीं स्टेट गवर्नमेंट, UP MP ये सब, वो तो है ही है, लेकिन उससे भी बहुत वाइड डोमेन है इसका, जिसमें कि गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आता है दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर, और स्टेट का लेजिस्लेचर आएगा, पार्लियामेंट आएगा और स्टेट का लेजिस्लेचर आएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट का लेजिस्लेचर, जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल LIC, ONGC, ये सब आपकी स्टेट के तहत आएंगी। कई बार ये मैं बोल भी देता हूँ कि अगर कभी इस तरह का सवाल बन जाए कि तुमसे रखे ऑप्शन में कि भाई इसमें से बताओ स्टेट कौन है, और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो गो विद ऑल ऑफ दी अबव। 99% चांसेस है कि वो सही होगा,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देख लो, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी हो गई, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अंडर जो काम कर रही है वो सब इसमें आती है। BCCI ध्यान रखना ये स्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। केस हुआ था, उस केस के बारे में डिटेल में नहीं जानना है। जी मीडिया का केस हुआ था एक, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये उसमें नहीं आता है आपका, ठीक है, स्टेट में। खैर, तो ये चीज़ हो गई। अब 13 में क्या लिखा हुआ है? 13 में लिखा हुआ है कि एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होगा, इनकन्सिस्टेंट और इन कॉन्ट्रवेंशन विद फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय जुडिशरी। एक तरह से क्या चीज़ बता रहा है? ये बता रहा है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, न्यायिक समीक्षा के बारे में, जो कि हमने कहाँ से लिया है। सोर्स क्या है इसका? जुडिशियल रिव्यू का सोर्स हम पढ़ चुके हैं। ये है सोर्स इसका USA का कॉन्स्टिट्यूशन। ना सिर्फ हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया है न्यायिक समीक्षा के अलावा। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून, जो कानून बनाने की शक्ति है किसके पास? संसद के पास और राज्य के विधानमंडलों के पास, यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी अगर वो कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है, मौलिक अधिकार को, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको हटा सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नाउ स्टार्टिंग दी फंडामेंटल राइट्स। 6 मैंने आपको बताए थे, उसमें पहला है सबसे राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक कितने हैं? 5। 14, 15, 16, 17, 18। 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दो चीज़ें कंटेंट है इसमें। कानून के समक्ष समानता यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैंने टेलीग्राम पे वीडियो भी डाला था, अगर आपको याद हो। वो 3 बच्चे खड़े हुए थे, है ना, मैच देख रहे थे, और उससे मैंने कुछ एनालॉजी ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो वही एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कानून के सामने चाहे गरीब हो अमीर हो, सब कोई समान है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा और इस तरह से है, ठीक है, हर कोई समान है, ठीक है, कि ये मेल है ये फीमेल है, कानून अलग हो जाएगा। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब ये होता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक तरफ है अंबानी जी, ठीक है, ये अंबानी जी हैं, ठीक है, ये अडानी जी हैं, ये अंबानी हैं, ये अडानी हैं, ये एक मान लेते हैं कि ठेले वाला है, और ये जो है ये भी रेहड़ी लगाने का काम करता है, ठीक है। अब मान लो अंबानी जी ये बोलने लगे कि ये ठेले वाले को सब्सिडी क्यों मिलती है, हमें भी सब्सिडी चाहिए, इसको महीने में 1000 रुपये क्यों मिलते हैं, मुझे भी चाहिए। तो ये लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि अंबानी जी और ठेला वाला ये दोनों एक दूसरे के लाइक्स नहीं है, यानी कि इनका सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इनका सेम ट्रीटमेंट होगा, यानी इस ग्रुप में जो है उनका आपस में सेम ट्रीटमेंट होगा, इस ग्रुप में जो है उनका सेम ट्रीटमेंट होगा। ये ग्रुप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे को, ओके। तो ये चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूके से लिया, ये USA से लिया। खैर, एक्सेप्शन है इक्वालिटी के, दैट इज़ प्रेसिडेंट, MLA, MP, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड। प्रेसिडेंट और गवर्नर का अलग प्रिविलेज चलता है। प्रिविलेज ये है कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, यानी कोई भी क्राइम कर दें, मर्डर तक कर दें, ऑफिस में जब तक ये हैं कुछ नहीं कर सकते आप इनका। वो तो जब ऑफिस से हटेंगे ये, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नर ले लो किसी स्टेट का, या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति जी को ले लीजिए, अगर वो कुछ भी क्राइम करती हैं, मान लो कि मर्डर कर देते हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है, तो मर्डर भी कर देते हैं, तो भी कुछ नहीं होगा उनका। जब वो ऑफिस से हटेंगे तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है उनके अगेंस्ट, ओके। MLAs MPs का अलग है, इनका ये है कि इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। सिविल चलाना भी है तो नोटिस देना पड़ेगा आपको, 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा, तब सिविल वाली चल सकती है। सिविल में आते हैं आपके जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है, चेक बाउंस, ये सब सिविल में आते हैं आपके, ठीक है। क्रिमिनल में रेप, मर्डर, ये सब, थेफ्ट। चलो तो आर्टिकल 15 पे आते हैं। ये बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी सिर्फ इन ग्राउंड्स पे स्टेट क्या नहीं कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, यानी स्टेट को कुछ करने से मना किया जा रहा है, काइंड ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ऑन दी स्टेट, ठीक है, यानी आप कर नहीं सकते हैं। ये 15 का क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 15 का क्लॉज 2 बोलता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि शॉप्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, ये सब जगह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यहाँ तो स्टेट की बात हो रही है, अब थिएटर क्या स्टेट थोड़ी ना चला रहा है,
हैं। रेस्टोरेंट स्टेट थोड़ी ना चला रहा है, वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, तो उनको ही बोला गया कि तुम भी नहीं कर सकते हो ये, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। तीसरे में बोला गया है कि अगर विमेन को और बच्चों को कुछ स्पेशल दिया जाएगा तो वो आर्टिकल नंबर 15 का वोलेशन नहीं होगा। एक्सेप्शन है ये कि भाई उनको लाडली बहना योजना के तहत क्यों 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि विमेन और चिल्ड्रन को स्पेशली ट्रीट किया जा सकता है और वो आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं होगा। 15 क्लॉज 4 में लिखा है कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको स्पेशल ट्रीट किया जा सकता है और वो भी 15 का वोलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चंपकम दोराई राजन केस 1950 का। चंपकम दोराई राजन केस में क्या हुआ था, चंपकम दोराई राजन एक लड़की थी, ठीक है, और तमिलनाडु में, और वो ब्राह्मण लड़की थी, और उसको जब ये पता चला कि भाई उसको सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है, कॉलेज में, और क्योंकि रिजर्वेशन दे दिया जा चुका है, तो शी अप्रोच दिस कोर्ट कि भाई ये हमारे 15 का आर्टिकल 15 का वॉलेशन है। और कोर्ट ने बोला भी कि हाँ 15 का वॉलेशन है। वो तो खैर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कल जब DPSP पढ़ाऊँगा कि क्या डिटेल में केस था। लेकिन हाँ, जब वो हुआ, ठीक है, केस हुआ, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लॉज को ऐड किया था। बाद में ऐड हुआ था ये, जब वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट ने रूलिंग दी, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाई बिल्कुल यहाँ रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ठीक है, यानी उस लड़की को सीट दी जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में फिर यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। खैर 16 पे आते हैं, तो यहाँ पर इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में डिस्कशन है यहाँ पर, और इसमें भी हमें डिफरेंट क्लॉजेस पढ़ने हैं। पहला वाला तो है कि भाई इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो 16 के क्लॉज 2 बोलता है कि यहाँ पर वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंसी, इनके बेसिस पे नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। देन 16 क्लॉज 3 में अब एक्सेप्शन स्टार्ट होते हैं कि भाई रेजिडेंस को स्पेशल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया जा सकता है, और 16 का वोलेशन नहीं होगा कि भाई यहाँ के यूपी के लोग ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MP के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रेजिडेंस पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है और 16 का वोलेशन नहीं होगा। 16 क्लॉज 4 में क्या है, 16 क्लॉज 4 में है अगेन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। क्लॉज 5 में जन आ जाते हैं आपके SC ST, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन हो सकता है और वो आर्टिकल नंबर 16 का वोलेशन नहीं होगा, ओके। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 16 क्लॉज 4 प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर नॉट अ वोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। कुछ केसेस यहाँ पर एसोसिएटेड है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट बैकवर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा, ओके। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये बैठा था काका कालेलकर जी की चेयरमैनशिप पे। जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठा था वो मंडल कमीशन के नाम से जाता है, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, बिकॉज BP मंडल उसके चेयरमैन थे। इन्होंने एडवाइस किया था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए OBCs को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। फिर एक केस हुआ था जिसको अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किस गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई किया, लेकिन ठीक है, एक केस हुआ जिसको हम इंदिरा साहनी, ठीक है, ये एडवोकेट थी, लॉयर थी, ठीक है, इन्होंने केस किया और इसको चैलेंज किया। तो इस इंदिरा साहनी केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मंडल केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ये सही है रिजर्वेशन 27% का, लेकिन जो VP सिंह गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन EWS को भी दिया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। रिजर्वेशन सोशल बेसिस पे मिलेगा, पैसे के बेसिस पे नहीं मिलेगा कि कौन कितना मतलब इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है, तो उस बेसिस पे नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। वो तो अभी आपको पता है कि बाद में अभी BJP गवर्नमेंट ने 10% का रिजर्वेशन दिया EWS को बाई दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103वें संविधान संशोधन से EWS को रिजर्वेशन मिला। पहले भी मिला था, लेकिन जैसे मैंने बताया इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। आर्टिकल 17 पे आते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत नहीं हो सकती। 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि कोई टाइटल नहीं कन्फर किया जा सकता स्टेट के द्वारा। टाइटल जैसे पहले टाइटल चलते थे, जैसे ब्रिटिशर जिससे खुश हो गए तो उसको नाइटहुड दे दिया, नाइटहुड मतलब सर की उपाधि दे दी, ठीक है, या फिर महाराजा की उपाधि दे दी, या फिर खाना की उपाधि दे दी। ये सब खाना और पानी पीना ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब स्टेट कोई भी
खुद से टाइटल नहीं दे सकता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर एजुकेशन, मिलिट्री, एक्सीलेंसी, ये सब आपके अपवाद हैं। यानी कि किसी को की मेरिटोक्रेसी को ऑनर करने के लिए, किसी की मेरिटोक्रेसी को ऑनर करने के लिए टाइटल दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर की डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके फादर डॉक्टर थे और वो डॉक्टर यूज़ होगा, नहीं, क्योंकि उसने डिग्री ली है, इंजीनियर की डिग्री ली है उसने, ठीक है। तो वो टाइटल, वो मेरिटोक्रेसी को भी हम कम नहीं आ सकते हैं, तो मेरिटोक्रेसी के लिए टाइटल दिए जा सकते हैं। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है और अगर उसको टाइटल बाहर से लेना है कोई, तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई इंडियन भी है और उसको फॉरेन से कोई टाइटल मिल रहा है तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी। खत्म हो गया राइट टू इक्वालिटी। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22, 4 है। उसमें 5 थे, इसमें 4 है, 19। ये 19 का क्लॉज 1 है, ठीक है। 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज है, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई, जी। सर एफ कहाँ गया? एफ भूल गया क्या लिखना? भूल नहीं गए, एफ होता ही नहीं है, था पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉपर्टी वाला अधिकार था, लेकिन इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हेयर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी में इम्प्लिसिट बहुत सारे राइट हैं, इम्प्लिसिट मतलब हिडन, छुपे हुए अधिकार हैं। जैसे कि मीडिया में, मीडिया पर्सन्स, अब यहाँ मीडिया अलग से तो लिखा नहीं कि मीडिया में आप कुछ भी पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी मीडिया में लिख सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, कार्टून के, क्योंकि ये एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कार्टून से एक्सप्रेस करता है, कोई मीम बना के एक्सप्रेस करता है डिजिटल मीडिया में, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के खुद को एक्सप्रेस करता है, तो सब हिडन है इसमें। 19(1) और एक चीज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी का पार्ट है, रिमेंबर दिस, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी का पार्ट है, ओके। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार लिए कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कोई भी संगठन बना सकते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आपको जाना है आप जा सकते हैं बड़ी आराम से, लेकिन विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, फॉरेन की बात नहीं हो रही है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी घर ले सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा आप कर सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसका नाम है सामरो करके, ठीक है। तो SAAMRO, तो एस से यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ए से एसोसिएशन, एम से मूव फ्रीली, आर से रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और ओ से ऑक्यूपेशन। तो सामरो करके आपको याद हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि एफ नहीं है, ठीक है। सारे याद हो गए आपको। अब 19 का जो क्लॉज 2 है, जो 19 का क्लॉज 2 है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, उचित प्रतिबंध लिखे हुए हैं, विच टेल्स अस कि आर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया 19 क्लॉज 2 ने, यानी एक तरफ से अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ये भी बोला जा रहा है अगर ज़्यादा उछले तो हाँ, दूसरे हाथ में डंडा भी है, ध्यान रखना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बोल तो सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते हो, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ख़राब नहीं कर सकते हो। द बेस्ट एग्जाम्पल इज समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट, क्या कर रहे थे? बोल ही तो रहे थे, खुद को एक्सप्रेस ही तो कर रहे थे, क्यों इतना बवाल हो गया? क्योंकि भाई आपने पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को ख़राब कर दिया, मोरालिटी को ध्यान में नहीं रखा कि वहाँ मोरालिटी का ब्रीच हुआ था, जो कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने एक बार बोल दिया सारे मोदी चोर हैं, डिफेमेशन का केस लग गया, क्यों? क्योंकि आप सारी मोदी समाज को डिफेम कर रहे हैं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये। राइट टू पीसफुली विदाउट आर्म्स कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को नहीं ख़राब कर सकते हैं। अगेन, जो एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसे गौरव तनेजा करके, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेट्रो के बाहर आओ और इकट्ठा होते हैं ऐसा ऐसा करके, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, पुलिस धर ले गई। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, कोई भी आप एसोसिएशन बना सकते हैं। अब मैं क्या ये एसोसिएशन बना दूँ कि है क्या? मैं तो दिमाग में कुछ और रहा था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा वो, लेकिन तुम्हारे मतलब का कि राइट अगेंस्ट SSC, हाँ, कि SSC के खिलाफ, बस हमारा काम यही है कि SSC के खिलाफ एसोसिएशन है या UPSC के खिलाफ एसोसिएशन बना दिया, हाँ। तो ये सब फर्जी के एसोसिएशन नहीं चलेंगे जिससे कि हमारी सॉवरेनिटी खतरा पहुँचे। जैसे खालिस्तान वाले बोले यहाँ पर ऑपरेट करें और बोलें कि ये तो हमारा अधिकार है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर सॉवरेनिटी को खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लो कि नहीं, हमें तो POK में जाना है, हमें तो जहाँ काफ़ी जगह नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे आपको ILP लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट, तो वहाँ नहीं जा सकते हो, ओके।
राइट टू रिसाइड कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट में और JNK में इलाके जहाँ पे अभी भी आप नहीं रह सकते हो। वैसे तो पहले आर्टिकल 370 था, जब तक यहाँ पर आर्टिकल 35A, तब तक तो आप वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जम्मू कश्मीर में, जो आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी POK वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर आप नहीं रिसाइड कर सकते हो, जबकि वो इंडिया की टेरिटरी है। कोई भी धंधा करना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लो कि माँ ने बोला था कोई धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता है। तो बेटा माँ ने तो बोला था, लेकिन सरकार से भी पूछ लो कि ऐसा नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और लोगों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं धंधा है। माँ ने बोला था छोटा है बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा कर देगी सरकार पकड़ के, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। देन आते हैं 20 में, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आपके पास क्या अधिकार है अगर आप गिल्टी इस तरह से आपको प्रूव होते हैं। प्रूव इन दी सेंस अभी प्रूव नहीं हुए, मतलब आपने कुछ ऐसा चार्जेस लगे यहाँ पे, तो 3 अधिकार हैं आपके पास। नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वहाँ जो लिखा है वो पढ़ लेना अपने आप से, मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि जिस समय जो कानून एग्जिस्ट करता है, जब आपने क्राइम किया तो उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी, ना पहले ना बाद में। फॉर एग्जांपल निर्भया केस में एक माइनर था, ठीक है, 2012 में केस हुआ और माइनर था, यानी कि 18 से वो 5-6 महीने कम था। अब 2012 में जो सज़ा का प्रावधान था वो ये था कि ऐसा चीज़ के लिए कोई डेथ पेनल्टी नहीं है माइनर के लिए, या फिर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है, उम्र कैद भी नहीं है। तो क्या है, इसको एक जो बाल सुधार गृह है उसमें डालो, ठीक है। इनको बोलते हैं जुवेनाइल इम्प्रूवमेंट जो सेंटर्स होते हैं, जुवेनाइल का मतलब 18 से नीचे, तो वो डालो उसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2016 में इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया और कर दिया गया कि अगर कोई 16 से 18 के बीच में है जुवेनाइल, तो उसको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जा सकता है अगर वो हीनियस क्राइम करता है, बहुत ही भयंकर क्राइम करता है। और यहाँ तक कि वो जो था जुवेनाइल इस केस में, निर्भया केस में, वो तो सबसे बड़ा हरामखोर था उसमें, मतलब सबसे गंदी हरकत जो करी थी उनमें आई थिंक चार थे, उनमें से उसी ने ही करी थी। और माइनर के चक्कर में बच गया, बाकी 3 को फांसी होगी। होनी चाहिए थी उनको भी, लेकिन उसको तो सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन वो बच निकला। अब क्या सरकार वो लॉ चेंज करके उसको फांसी में लटका सकती? नहीं लटका सकती, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था 2012 में, तब उसमें ये प्रावधान नहीं था कानून का, ठीक है। तो ये होता है नो डबल जेओपार्डी का मतलब है कि एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार सजा मिल सकती है, 2 बार नहीं। अब दैट डज नॉट मीन कि आपने एक बार मर्डर किया अब ज़िंदगी भर मर्डर कर सकते हो, तुम्हें अब सज़ा नहीं होगी, ये मतलब नहीं होता है। एक क्राइम के लिए एक बार का सज़ा का मतलब एक बार मर्डर किया, सज़ा मिल गई तुमको, अब फिर से पुलिस नहीं आ सकती है, इधर आना जरा, तुम ही हो ना जो जिसने मर्डर किया था, तो जेल से अभी छूट के हो ना, हाँ हम ही थे, आ जाओ फिर से आ जाओ, कहाँ घूम रहे हो वैसे, वो नहीं चलेगा। अगर आपको जेल जाना है तो फिर से क्राइम करिए, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस आपको रात को कायदे से सुताई करके ये नहीं बोल सकती, कल कोर्ट में जब पेशी होगी तो ये बोल देना कि हाँ मैंने क्राइम किया है। तो बोल भी दोगे तो जुडिशरी मानेगी नहीं, वो जुडिशरी प्रूव करे, बोलेगी पुलिस को यू प्रूव इट कि हाउ इज़ गिल्टी। तो आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आपको अपने स्पेसिमेन देने होंगे। जैसे कि आपको ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट में जो होते हैं नार्को टेस्ट, उसमें बिठा दिया जाएगा ज़बरदस्ती और आपसे उगलवाया जाएगा और जो भी आप बोलेंगे उसको एज एविडेंस प्रूव किया जाएगा, वो नहीं। आपको अपने ब्लड स्पेसिमेन, आपका थंब इम्प्रेशन, ये सब देना पड़ सकता है, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि आप कोई अगर ज़बरदस्ती भी तुमसे थंब इम्प्रेशन करवा रहा है, तुम्हारा थंब इम्प्रेशन तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो कोई तुमसे ज़बरदस्ती जबरन निकलवा रहा है तुम्हारा खून, मान लेते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, तो ब्लड सैंपल तो चेंज हो नहीं जाएगा। तुमसे जबरन निकलवाया जा रहा था तो जो है तुम्हारा ब्लड ग्रुप ही चेंज हो गया ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप वही रहेगा। तो फिर वो सब वो देने से मना नहीं किया कर सकते हैं आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। दैट मीन्स वही है कि आपने कुछ बोला कि मैंने क्राइम किया, उसको जुडिशरी नहीं मानने वाली है। 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द, मतलब नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ये पूरा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि किसी को भी अपने जीवन से वंचित या फिर आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ को फॉलो किया जाए तो किया जा सकता है। यानी कि हमें ये एग्जीक्यूटिव, खैर वो छोड़ दो तुम, अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ये ध्यान रखना, ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देन काफ़ी सारे केसेस हुए। एक केस हुआ आपका AK गोपालन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू लिया और उसने बोला कि हाँ, कि अगर प्रोसीजर फॉलो करती है लेजिस्लेचर तो वो आपको आपके राइट टू लाइफ से, पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकती है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। AK गोपालन केस में ही हुआ था, ठीक है। जो ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस है उसमें भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया था कि बोला था कि आपका
प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही है। लेकिन फाइनली मेनका गांधी केस में जो 1978 में हुआ था, ठीक है, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी चेक करेंगे। व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप कानून बना दो और कुछ भी कर लो। पहले यही था, ए के गोपालन ने वही बोला, शिवकांत शुक्ला वाले में यही बोला। लेकिन अब बोला कि कुछ भी कानून तुम, ठीक है, कानून तो बनाओ, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कानून में कुछ भी तो नहीं बना दिया कि तुमने कि जो हेलमेट बिना हेलमेट के मिल जाए रोड पे, उसके उससे 1 लाख का जुर्माना लेंगे और 10 साल की जेल होगी। ये तो एब्सर्ड हुआ ना, 1 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। तो फिर वो भी हम चेक करेंगे कि वो जस्ट एंड वो भी है कि नहीं है, ठीक है, फेयर भी है कि नहीं। तो इसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। और ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ लिखा है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट फंडामेंटल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं है तो बाकी अधिकारों का क्या फ़ायदा? आपको मैं जेल में डाल दूँ, लिबर्टी आपकी छीन लूँ, जेल में डाल दूँ, मैं बोलूँ कि तुम्हें पूरी इक्वालिटी देंगे। कैसे? बगल में जो देख रहे हो वो बगल में बंद है, हाँ, उसको सुबह शाम दोनों टाइम दबा के सुताई करते हैं, खूब मज़े आते हैं उसका। तुमको भी सुताई करेंगे। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ हम भेदभाव कर देंगे। तुम राइट टू इक्वालिटी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और फिर जब तुम्हारी हम सुताई करेंगे तो तुम्हारी चीखें भी निकलेंगी, हैं? तो हम तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि तुम शांत रहो, हम तुम्हें पूरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे और फिर तुम अलग अलग तरह से खुद को एक्सप्रेस करना, ठीक है, तो पूरी इक्वालिटी देंगे। कोई मतलब है इस बात का? नहीं है। तो फिर ये मोस्ट फंडामेंटल राइट इसीलिए बोलते हैं आर्टिकल 21 को, और मोस्ट इम्प्लीसेट राइट है। इम्प्लीसेट का मतलब इसमें इतने सारे राइट हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। वो बात अलग है कि मिलते नहीं हैं, लेकिन हैं ज़रूर। राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, अब मैं लिखते चला जाऊँगा, सोने तक का अधिकार है, देख लो तुम। राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस है, मतलब आपको जस्टिस तुरंत मिलना चाहिए। और इसकी आयरनी देखो कि इसका वॉलेशन खुद जुडिशरी करती है। तुम जुडिशरी में कोई केस लेके जाते हो, तुमको लगता है जस्टिस तुरंत मिल जाता है, सालों चप्पलें घिस जाती हैं। तो डिले जस्टिस कौन कर रहा है? खैर, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, ठीक है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, की आपको ऐसे पब्लिक में लटकाया नहीं जा सकता नाना पाटेकर की तरह, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नहीं, तुम्हारी मौत का तमाशा नहीं बनाया जा सकता है, तुम्हारी मौत को जो है पब्लिकली नहीं किया जाएगा तुमको हैंग, ठीक है। तो ये सारे अधिकार हैं। तो मतलब इतने सारे अधिकार हैं, इतने सारे अधिकार हैं। राइट टू हेल्थ, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, स्लीप, अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंडकफिंग, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ये इसी में बोला था मेनका गांधी केस में कि विदेश आप जा सकते हो, आप भारत में कहीं पे भी आ जा सकते हो। आर्टिकल 19, आप बाहर जा सकते हो, बाहर से अंदर आ सकते हो विदेश में, वो 21 कवर करता है। ओके, राइट टू प्राइवेसी, ओके, राइट टू प्राइवेसी। और ये राइट टू प्राइवेसी ध्यान रखना, के एस पुट्टास्वामी जो जजमेंट आई थी, के एस पुट्टास्वामी केस, जो जिसको आधार केस के नाम से भी जानते हैं, 2016, तो उसमें ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया था। ओके, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार ये देता है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, यानी कि राइट टू प्राइमरी, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से इसको ऐड किया गया था, पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 22 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी कि प्रोटेक्शन मिली है जब आपको अरेस्ट कर लिया जाए तब। अरेस्ट 2 तरह से हो सकती है आपकी डिटेंशन, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है क्राइम करने के बाद जो आपको धरा गया है, क्राइम करने से पहले सस्पिशन है आपका। सस्पिशन मतलब कि जैसे कि आर्टिकल 370 हटा, ठीक, तो ये सस्पिशन था कि ये जो जितने भी जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर हैं ये माहौल ख़राब कर सकते हैं, तो इसलिए इनको सब हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इन सबको, ठीक है, इनकी नज़रबंदी कर दी गई। तो क्यों? इसी को बोल, इनको डिटेंट कर लिया, डिटेंशन हो गया इनका। प्रिवेंटिव, इन्होंने कोई क्राइम किया था नहीं, लग रहा था कि कर सकते हैं, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव इसको बोलते हैं। ओके, इनमें आपको अधिकार ये मिलते हैं कि आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, आपको रीज़न बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, पता नहीं वहाँ जो भी लिखा है, पहले तो आपको रीज़न बताया जाना ज़रूरी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉमन है दैट इज़ कि आपको राइट टू लीगल प्रैक्टिशनर, आप खुद का अपना वकील कर सकते हैं, नहीं है तो सरकार देगी वो फिर, ठीक है, कोई भी एडवोकेट जो आपका केस लड़ेगा अपनी मर्ज़ी का। फिर यहाँ पर ये है
ये दोनों तो कॉमन है दूसरे में। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा दैट इज़ कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जज, उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर उसने आपका फर्दर डिटेंशन को नहीं अप्रूव किया तो यू वुड बी रिलीज्ड, आपको छोड़ा जाना चाहिए। और इसमें जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि आपका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। हो सकता है एक एक्सेप्शनल केस में जब एक हाई कोर्ट जजेस का एक एडवाइजरी बोर्ड बैठे, एडवाइजरी बोर्ड जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस हैं, और वो बोले कि हाँ 3 महीने से ज़्यादा इसका एक्सटेंड कर सकता है, तभी एक्सटेंड करेगा, नहीं 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24 बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। बेगारी का मतलब है किसी से मजदूरी करवाना और उसके पैसे ना देना, दैट इज़ कॉल्ड एज बेगारी। ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि कभी स्टेट यानी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई मान लो अटैक हो गया किसी कंट्री से, तो आपसे बोल दिया कि भाई लोगों की ज़रूरत है मिलिट्री सर्विस के, जितने भी ये 18 से 25 साल तक के लड़के हैं सबको हर घर से एक एक आना चाहिए। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं आएंगे या फिर हमें पैसा नहीं दिया जा रहा इसके लिए, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी नहीं हो सकती है। बाल मजदूरी मतलब कि भाई जो बच्चे हैं उनको जो हज़ार्डस वर्क हैं, जो डेंजरस वर्क हैं, उनमें नहीं लगाया जा सकता। जो नॉन हज़ार्डस वर्क हैं उनमें लगाया जा सकता है, जो 16 से 18 तक के हैं। ठीक है, 16 से 18 तक के जो है उनको नॉन हज़ार्डस काम में लगाया जा सकता है, जो जैसे कि परचून की दुकान हो गई, ठीक, कहीं मान लो कि टी शर्ट बन रही तो वहाँ बटन लगाना, ये सब नॉन हज़ार्डस होते हैं। ठीक है, माइंस पे काम करना ये हज़ार्डस है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 हो गया। अब आते हैं अपने फोर्थ राइट पे एंड दैट इज़ फोर्थ राइट पे एंड दैट इज़ राइट ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। 25 अनुच्छेद 25 फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि मैं भगवान के साथ किसी भी तरह की मान्यता रख सकता हूँ, कैसे भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगरबत्ती जलाऊँ, धूप बत्ती जलाऊँ, घंटा बजाऊँ, जो बजाना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोपगेट कर सकता हूँ, फैला सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब चैनल खोल के, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अखंड कीर्तन करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं वो करवाते रहते हैं ना वो बाबा लोग, क्या बोलते हैं उसको, जगराता नहीं कुछ होता है, वो क्या बोलते हैं यार उसको। ठीक है, यहाँ पे सारी हमारी मम्मियाँ लोग जाती हैं काफ़ी तो राइट टू ये, ठीक है, इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है, लेकिन इसमें राइट टू फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है। 26 में है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि भाई ये मंदिर है, ये मंदिर में सिर्फ महिलाएं ही आ सकती हैं या फिर पुरुष ही आ सकते हैं, और यहाँ पे कोई बिना जो है यहाँ पे कोई जीन्स नहीं पहन सकता है। तो इस तरह के, जैसे कि आप अक्षरधाम मंदिर में, इस थिंग ऐसा ही है ना, जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है कि वहाँ पे जीन्स वीन्स पहन के सब शायद आप नहीं जा सकते अंदर, तो ये सब वहाँ पर अलाउड नहीं होता। तो ये क्या है, रिलीजियस अफेयर्स है, यानी कि ये रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर रहा है जो अक्षरधाम, एक ग्रुप है वो। ठीक है, वो ग्रुप है वो, आई थिंक कौन, क्या बोलते हैं उसको ग्रुप को भी, खैर छोड़ो। तो 27 तो मतलब वही है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल को दिया गया अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और यहाँ पर एक ग्रुप को। 27 ये है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है किसी एक धर्म के प्रचार के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहली बात तो कोई धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है कि ये भाई टैक्स है और ये इस टैक्स से हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और जो भी टैक्स से पैसा अगर कलेक्ट होता है जो गवर्नमेंट करती है, उसको एक धर्म के प्रमोशन में लगा सकती है, सारे धर्मों के प्रमोशन में लगाना पड़ेगा। ओके, इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है, यानी कि स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, अनलाइक यूएसए। 28 में बात करता है कि कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं जो फुली एडेड स्कूल है। देखो, स्कूल 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जो फुली एडेड बाई गवर्नमेंट है, यानी कि पूरा पैसा गवर्नमेंट से ही जा रहा है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि मंदिर कि टीका लगा के आना है, कि टोपी पहन के आना है, बुर्का पहन के आना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलेंगे। जहाँ पे एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट है, एडमिनिस्टर्ड है बाई स्टेट, ठीक है, और थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, नॉट फुली एडेड, एडमिनिस्टर्ड है बस, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वॉलंटरी बेसिस पे चल सकते हैं। और जो बना है कैसे, जो बना है आपके ट्रस्ट के पैसे से, जैसे कि इस्लामिक ट्रस्ट है मान लो, ठीक है, उसने एक मदरसा बनाया, सभी लोग जो इस्लाम में पैसा आता है उससे ज़मीन ली गई, उससे वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, तो वो लोग कुछ भी करें,
ठीक है, वो बोलें कि भाई टोपी पहन के आना है, हिल के पढ़ना है, डुल डुल के पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मदरसा जहाँ स्टेट से फंडिंग आ रही है वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो खैर ये है 20 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ बट इसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट। यानी कि आपके पास कोई आप कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अब डिफरेंट जगहों में डिफरेंट हमारे कल्चर चलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के हमारे यहाँ कल्चर इंडिया में। आप ट्राइब्स को देख लीजिए, उनके शादी करने का उनका कल्चर अलग है, डाइवोर्स का कल्चर अलग है, तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फंडेड बाई स्टेट। यानी कि किसी को भी मना नहीं किया जा सकता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन से ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इस बेसिस पे किसी को मना नहीं किया सकता। 30 यहाँ पर माइनॉरिटी है, यहाँ पे तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन था, कोई भी। अब जैसे मेरा ही डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो हिंदू धर्म से हूँ और मैं माइनॉरिटी तो हूँ नहीं अपने स्टेट में, यूपी में, ठीक है। तो फिर मैं प्रोटेक्ट फिर भी कर सकता हूँ, ऐसा माइनॉरिटी के लिए नहीं स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक माइनॉरिटी के लिए कि कोई भी माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी वर्ड कहीं डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना, ठीक है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है माइनॉरिटी। कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाए, दिस टर्म इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पता है तो गो विद, अगर गेस लेना है कि ये नहीं होगा डिफाइंड, तभी पूछ रहा है, तभी लिख रहा है। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर मैं माइनॉरिटी हूँ तो मैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकता हूँ। ये तो सर कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी स्कूल कॉलेज बना सकता हूँ, कर तो सकते हो, लेकिन इसको खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो, मैनेज नहीं कर सकते हो, स्टेट करेगा उसमें। लेकिन माइनॉरिटी को पावर दिया गया, वो कर सकते हैं कि भाई 50% रिजर्वेशन सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोगों को रहेगा। यहाँ पर SC ST रिजर्वेशन ये सब कुछ नहीं चलता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ओके। अब आ जाते हैं अपने आखिरी पे, दैट इज़ आर्टिकल 32 विच इज़ दी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने भी राइट मिले हुए हैं, अब उनका वजूद क्या है। वजूद मतलब कि अगर मान लो कि मेरा कोई राइट हर्ट हो गया, ठीक है, तो मैं ये चिल्लाऊंगा क्या, बिग बॉस मेरा राइट हर्ट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बोलूँगा, मैं बिल्कुल बोलूँगा, लेकिन बिग बॉस है कौन? बिग बॉस है सुप्रीम कोर्ट। अब सोचो बिग बॉस ही ना हो तो मैं बोलूँगा बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मुझे पुलिस आई, उठा के जेल में डाल दिया, ना तो बताया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, ना तो मुझे कोई लीगल प्रैक्टिशनर, ना तो मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, तो मेरा तो राइट हर्ट हुआ। तो फिर मैं क्या बोलूँगा? ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा है, पुलिस कहेगी शांति से बैठे हो, नहीं मारा एक जब सब लपड़ लाल कर देंगे मारते मारते। फिर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, ए गायतोंडे निकाल, जरा डंडा निकाल फिर यही होगा, तुम्हारी सुताई होगी। तो फिर कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो आर्टिकल 32 है। तो इसीलिए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अम्बेडकर साहब ने इसको, क्योंकि अगर आपके पास ये राइट नहीं है, आर्टिकल 32 नहीं है, तो बाकी के राइट को देने का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ लाइक गिविंग यू अ सम ऑफ मनी, लाइक कि भाई मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, लेकिन बेटा इसको खर्च नहीं कर सकते हो, कोई मतलब है इस बात का? वही है, अगर ये ना हो तो ठीक। तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डायरेक्ट अप्रोच करना मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और 5 तरह के रेट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट अंडर आर्टिकल नंबर 32 नहीं, अंडर आर्टिकल नंबर 226 अनुच्छेद 226 के तहत 5 रेट। कौन सी है? मैंडमस, सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। जब किसी का अनलॉफुल डिटेंशन हो जाए, गलत तरीके से किसी को धर लिया जाए का मतलब है कि अगर मान लो वही पुलिस आई उठा के ले गई, अनलॉफुल डिटेंशन है, क्योंकि आपने मुझे ना तो बताया कि किस ग्राउंड में अरेस्ट किया गया है, ना तो मुझे हो सकता है कि इस तरह का कोई कानून ही ना हो अरेस्ट करने का, ये भी पॉसिबल है कि भाई बताया तो गया, लेकिन एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो इतना डिटेल में क्या ही जाना, जब अगला बैच हम लोग करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, समझ गए आप। टू हैव द बॉडी ऑफ, ऐसे है मैंडमस का मतलब वी कमांड। अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई कंपलसरी काम नहीं कर रहा है तो फिर मैंडमस की रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और बोल सकता है करो भाई ये काम। कब नहीं किया जा सकता? अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, अगर वर्क वॉलंटरी नेचर का है तो नहीं किया जा सकता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। देन प्रोहिबिशन पे आते हैं। यहाँ पर प्रोहिबिशन और सर्शरी दोनों सिमिलर हैं, जहाँ पर सुपीरियर कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को, इन्फीरियर कोर्ट को ये बोलता है कि अपने औकात से बाहर मत जाओ,
ठीक है। प्रोहिबिशन और सर्शियर सिमिलर है। ये तब इशू करता है सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को जब केस चल रहा है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा उस पर, ठीक है। कोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा उस पर, जानबूझ के टाल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जज घूसखोर है और इसने केस, जैसे कि वो अभी अतुल सुभाष वाला केस हुआ था कि जज कुछ कर ही नहीं रहा, तो उस केस में प्रोहिबिशन की रेट इशू करवाई जा सकती है कि भाई ये जो कोर्ट है ये कुछ कर नहीं सकता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट है, कुछ कर नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कुछ कर नहीं रहा आपका, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जहाँ पर ये बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, अब हम ये केस को डील करेंगे, या फिर कोई और कोर्ट इसको डील करेगा। सर्शियरी में तब होता है जब वो केस का निर्णय आ चुका होता है कि भाई जब मान लो कि भाई ये बंदा गिल्टी है और उस बंदे को लग रहा है नहीं नहीं ये जो है घूसखोर है, इसने पैसा ले रखा है, मेरी बातें तो इसने सुनी नहीं है, उस केस में सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट से बोलेगा, उस ऑर्डर को क्वैश करेगा, नलीफाई करेगा और वो केस अपने अंडर में लेगा। सर्शियरी है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मना करना। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। क्यों वारंटो, ये तब होता है जब, इसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ, या फिर आपके पास क्या वारंट है, जब कोई एक पब्लिक ऑफिस को कोई ऐसा बंदा होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जब एसएससी में आपका सिलेक्शन हुआ, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने या जीएसटी इंस्पेक्टर बने, और आपने देखा यार ये तो मेरे साथ का बंदा है, इसने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ये फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और वो तो वर्दी में एकदम टहल रहा है, तो फिर क्यों वारंटो की रेट आप इशू करवा सकते हो जब आपको लगता है कि भाई ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करा लेकिन इसके लिए एलिजिबल नहीं है ये, तो क्यों बैठे हो तुम यहाँ पर, बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ। क्लियर। देन 33 में ये लिखा हुआ है, और ये हमने कहाँ से लिया, यूके से लिया है। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट्स में क्या अंतर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत कवर्ड है, हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के तहत कवर्ड है। अब क्योंकि वो 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इशू द रिट जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तब, और इसीलिए हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू करता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़। हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर है व्हेन इट कम्स टू द इशूइंग ऑफ रिट, कि ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट में बल्कि लीगल राइट्स का भी इन्फ्रिंजमेंट होगा, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, तब भी ये रिट को इशू कर सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट का जब वॉलेशन होता है तब रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के वॉलेशन पे। आर्टिकल 33 ये बोलता है पार्लियामेंट के ही पास सिर्फ पावर है कि वो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनके राइट्स को लिमिट कर सकता है। आर्म फोर्सेस के पर्सनल जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिफेंस फोर्सेज हो गई, हमारे सीएपीएफ हो गए, उनमें तो अब उनमें क्या होते हैं, ऑफिसर कुछ भी बोलते हैं और वो करना पड़ता है लोअर रैंक वालों को। वहाँ घास दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, छील दो उसको, खोद दो उसको। अब वो ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं है, हम क्यों करेंगे, या फिर इस एक्स्ट्रा काम के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, नहीं तो फिर आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। या फिर हम कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये देखो ऑफिसर हमारे खिलाफ क्या कर रहा है पिताड़ना, तो ऑब्वियस ये बात आप नहीं बोल सकते हैं अगर आप फोर्सेज में हैं, तो आपके वो फिर आर्टिकल 19 का वायलेशन है, नहीं है। जैसे आपको याद होगा बीएसएफ जवान ने कुछ टाइम पहले बोला था खाना यहाँ कुछ नहीं मिलता, रोटी देख सकते हैं पानी की तरह दाल मिलती है, हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। वो ये नहीं बोल सकता कि तो हमारे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्म फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 34 बोलता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री रूल लगा है, तो भी आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। इसका बेस्ट एग्जांपल है आफ्सपा। आफ्सपा इज़ नॉट अ मिलिट्री रूल लेकिन काइंड ऑफ मिलिट्री रूल है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का। आप देखो कई जगह हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर मतलब विरोध होता रहता है, इसीलिए कि क्यों आफ्सपा लगा हुआ है, क्योंकि उनके मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज होते हैं। याद होगा आपको कि भाई एक बार कुछ ही टाइम पहले नागालैंड में हमारी आर्म फोर्सेस ने गलती से कुछ सिविलियंस को मार डाला था। काफ़ी सारे सिविलियंस थे वो, आई थिंक मोर देन 5 थे, मार डाला उनको, मतलब गलती से मर गए वो। उनको लगा मतलब कि ये टेररिस्ट वगैरह हैं कुछ, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ आर्म फोर्सेस के ओके, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है, कि जब मार्शल लॉ लगा होगा, खैर वो तो मैं आफ्सपा का बता रहा था, इससे मिलिट्री रूल अगर मान लो कहीं पे लग जाए और मिलिट्री का रूल आ गया, आप ऐसा नहीं कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, हमें असेंबल नहीं होने दिया ना। 35 में अगर बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट, सिर्फ देश की संसद के पास अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार को लेकर कानून बना सकता है। तो किसके पास नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, राज्य के विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट को कोई कानून बना दे। और एक चीज़ ध्यान रखना, एंड क्या था भूल गया एकदम से, पार्लियामेंट भूल गया यार अब एकदम से, चलो खैर। तो राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स, तो अब ये एक तरह का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, जो फॉरेनर्स को नहीं है, क्योंकि सारे अधिकार भारतीयों को है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू
सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन एलियंस को कौन से राइट मिले? एलियन मतलब वो नहीं जो जुपिटर और दूसरे प्लैनेट से, एलियन का मतलब फॉरेनर्स को, उनको कौन से मिले हुए हैं? तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जनरली, जो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी, कि बस 15, 16, 19, 29, 30 याद रखो, ख़त्म। ये वो राइट हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। यानी कि 14 ले लो, तुम 17 ले लो, तुम 18 ले लो, तुम 20 ले लो, तुम 21 ले लो, तुम 22 ले लो, तुम 23, 24, 25, ये सब इंडियंस को तो मिले ही हैं, वो तो सारे मिले हैं, लेकिन ये फॉरेनर्स को भी हैं। ये सिर्फ इंडियंस को, एक्सक्लूसिव इंडियंस को। अगर मैं पूछ लूँ, अच्छा ये बताओ, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये फॉरेनर्स को मिला है कि नहीं? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है, और 15, 16, 19, 29, 30, तो ये तो 16, तो ये तो एक्सक्लूसिव इंडियंस को यानी फॉरेनर्स को नहीं मिला। इस तरह से करना होता है इस क्वेश्चन को। तो ये वो हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, बाकी सारे सबको मिले हुए हैं, फॉरेनर्स को भी। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ये ख़त्म। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है जाके क्वेश्चंस लगाने हैं इसके लिटिल बॉय से, और लेवल 1 और लेवल 2 के। आई थिंक लेवल 1 में 42 है, लेवल 2 में 41 क्वेश्चन है। करना है और कमेंट बताना है आपने कितना क्या स्कोर किया। कुछ डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं। और कैसा क्या आपको लग रहा है? ठीक है, जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाने में? बाकी मिलते हैं हम कल, नहीं अभी तो शाम को मिलेंगे बायोलॉजी में, और कल हम करेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो डीपीएसपी जब करेंगे वहीं पे करेंगे, और कल ही फंडामेंटल ड्यूटी भी खत्म करेंगे कल के लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।